गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ स्टूडेंट, एक नया टॉपिक चल रहा आज डेफिनेट इंटीग्रल का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ व्हाट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे आप अभी तक इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शन है cos x, और जब हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं तो क्या आता है? sin x प्लस सी लिखते हैं। सी का मीनिंग हुआ कांस्टेंट है, तो ये आंसर यों लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस 10 लिखा जा सकता है। यस, कांस्टेंट है 10। साइन एक्स प्लस 15 लिखा जा सकता है बिकॉज 15 इज कांस्टेंट। साइन एक्स प्लस 20 लिखा जा सकता है बिकॉज 20 इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इट मीन्स ये जो आंसर है ये इंडेफिनिट है। सी की जगह कुछ भी कांस्टेंट लिखा जा सकता है। उल्टा उसका अगर आप डेफिनेट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको cos x मिल जाएगा, चाहे सी की जगह कोई भी रखो आप। तो इसलिए इस तरह का जो हमारा इंटीग्रल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट, क्योंकि आंसर इंडेफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता है। अब डेफिनिट का मीन्स हुआ फिक्स आंसर, इंडेफिनिट नहीं आएगा आंसर, फिक्स आएगा। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल, कोई भी फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, अगर मैं उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहा हूँ तो उसको यूं डिनोट किया जाता है, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, जहाँ ए को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ए इज नोन एज लोअर लिमिट एंड बी इज नोन एज हायर लिमिट, अपर लिमिट, जो भी बोलना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो सी कांस्टेंट पार्ट है वो आपका आंसर में नहीं आएगा। सी के कारण ही हमारा आंसर इंडेफिनिट हो रहा था, इसलिए हम उस इंटीग्रल को इंडेफिनिट इंटीग्रल बोल देते हैं। बट यहाँ सी के नहीं होने से आंसर में लुप्त हो जाएगा सी, इसीलिए इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोल देंगे, क्योंकि आंसर डेफिनेट होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल फिर से मैं ले रहा हूँ कैसे वर्कआउट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करने को। दैट अगेन cos x dx का मैं इंटीग्रल निकाल रहा हूँ। लिमिट है 0 to π/2, लोअर लिमिट 0 है और हायर लिमिट π/2 है, और इंटीग्रांड क्या है? cos x। पहला स्टेप तो वही होगा जो हम cos x का क्या निकाल लेते हैं? इंटीग्रल निकालते। पहला स्टेप सेम होगा जैसा हम अभी तक करते थे। cos x का इंटीग्रल होता है sin x, और प्लस कांस्टेंट भी मैं लिखता था। ठीक है, ओके। जो भी आपका इंटीग्रल आएगा उसमें आप लिमिट यूज करेंगे 0 से π/2। फर्स्ट स्टेप विल बी सेम एज वी राइट द इंटीग्रल ऑफ द दैट इंटीग्रांड, and then further we will use the lower limit and higher limit। तो इसका जो हायर लिमिट है, पहले हायर लिमिट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा? ये साइन एक्स की जगह π/2 लिखा जाएगा प्लस सी। इसको हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट द हायर लेवल, एट द हायर लिमिट। हायर लिमिट पर आपकी इंटीग्रल की क्या वैल्यू आई, और इसी तरह से हम लोअर लिमिट पर भी वैल्यू निकालते हैं। साइन एक्स की जगह 0 प्लस सी, ठीक हो गया? दैट इज द हायर वैल्यू लिमिट, दैट इज द लोअर लिमिट वैल्यू। तो हायर लिमिट वैल्यू में से लोअर लिमिट वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। देखिए क्या आएगा? साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। सी तो कांस्टेंट है ये, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस। अब अगर लोअर लिमिट की वैल्यू को आप ब्रैकेट से ऑन करेंगे तो 0 तो खैर 0 ही हो गया, सी की वैल्यू माइनस में आएगी। इस तरह से सी यहाँ से नदारत हो जाता है। सी से हमारा आंसर फ्री रहेगा।
तो दैट इज आंसर 1। सी आपके डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको यूज ही मत करो, क्योंकि उसको आना ही नहीं है। तो दैट 1 इज द फिक्स आंसर, दैट इज डेफिनेट वैल्यू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको। डेफिनेट इंटीग्रल निकालिए x की पावर 3 dx फ्रॉम 1 to 3। लोअर लिमिट 1 है, हायर लिमिट 3 है, और आपने इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप वही होगा कि आप पहले इंटीग्रेंट का इंटीग्रल निकालिए। एक्स क्यूब का अगर आप इंटीग्रल निकालते हैं पावर में है तो एक पावर प्लस हो जाती है, 3 + 1 4, नीचे भी 3 + 1 4। तो ये तो आया इंटीग्रल, प्लस सी भी आएगी। सी तो हम लिखते ही थे अभी तक का, इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो आंसर आया, जो इंटीग्रल आया, इसमें लिमिट यूज करेंगे 1 to 3। देन ये तो हो गया इंटीग्रल। इसके बाद हायर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और लोअर लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। हायर लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए पहले x की जगह 3 यूज़ करेंगे। तो ये हो गया 3 की पावर 4। जानते हो 3 की पावर 4 कितनी होती है? तब तक कैलकुलेट करो। 3 की पावर 4/4 प्लस सी कांस्टेंट है। वहाँ x होता तो मैं x की वैल्यू रखता, बट इट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ द वैल्यू एट हायर लेवल, हायर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट पर निकालिए, x की जगह 1 की पावर 4/4 प्लस, बताइए व्हाट फॉर 3 की पावर 4, 3 3 जा 9 27 81 है, 81/4 प्लस सी। यहाँ आया 1 की पावर 4 कितना हो गया, 1/4 प्लस सी। अब हायर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 81/4 प्लस सी माइनस 1/4, माइनस बाहर से माइनस घटाने का मतलब साइन चेंज करेंगे तो सी फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तो सी वहाँ आना ही नहीं चाहिए, और ये उसका रीज़न है। मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, अब बार बार मैं सी नहीं लिखूँगा, ठीक है। दैट इज़ 81/4 माइनस 1/4, 81 में से 1 माइनस हुआ 80/4, क्या वैल्यू आई 20, दैट विल बी आंसर। ओके, इस तरह से ये हो गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल हम 2 तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका है, इसको हम बोलते हैं एज अ लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम भी यूज कर सकते हैं, ये पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड मैं आपको जो बता रहा था वही सेकंड मेथड क्या हो गया, अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) है जिसकी लिमिट है a to b। अब क्या निकालने, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें आप, सपोज करो f(x) का इंटीग्रल है f(x), ठीक है। अब c लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया क्यों। और अब इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, a to b, ठीक है। f(x) का इंटीग्रल आया f(x), तब उसकी वैल्यू निकालेंगे a to b, तो उसको हम बोलेंगे f(x) की जगह पहले b रखेंगे तो हायर वैल्यू की वैल्यू आ गई, हायर लिमिट की वैल्यू। दूसरी बार लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आपका जो मैंने यूज़ किया वही मेथड है ये। इसको हम बोलते हैं बेसिक थ्योरम फॉर फाइंडिंग द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है जी। ओके, और लिमिट ऑफ सम, ये भी आपके पास एक मेथड है, बट इस साल के लिए आपके कोर्स से ये हटा दिया गया है। तो इट मीन्स लिमिट ऑफ सम की एक्सरसाइज है 7.8, तो अब आप 7.8 एक्सरसाइज नहीं करेंगे,
क्योंकि आपके कोर्स में इस साल के लिए हटा दिया गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, एक थ्योरम बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एफ एक्स डी एक्स का ए टू बी, लोअर लिमिट हायर लिमिट, इसका मैं सबसे पहले आपको एक मीनिंग समझा रहा हूँ। अगर आप इस मीनिंग को समझ गए तो आपको अगला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में, वहाँ ये ज़बरदस्त हेल्प करेगा आपको। एफ एक्स क्या है? एक इंटीग्रांट है, एक फंक्शन है जिसका हम क्या निकाल रहे हैं? इंटीग्रल निकाल रहे हैं। उसके बाद हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ एक्स फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ग्राफ खींच के सपोज करो ये आया। ये किसका ग्राफ है? वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ग्राफ खींचना आप जानते हैं क्लास 10 से। ठीक हो गया। अब यहाँ है x इक्वल टू ए, इसका मतलब ये जो लिमिट है x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू कहाँ लेते हैं हम? x एक्सिस में। तो सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ये 1 2 3 4 है। सपोज करो यहाँ पर है x की वैल्यू a और यहाँ पर है x की वैल्यू b। दैट इज x इक्वल टू a, दैट इज x इक्वल टू। ठीक हो गया? ओके। अगर हम जैसे बताओ x इक्वल टू 0 का ग्राफ जानते हो क्या होता है? x इक्वल टू 0 का ग्राफ ये होता है, y एक्सिस को। y x इक्वल टू 1 का ग्राफ क्या होता है मालूम है? x को 1 लेंगे और ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो x इक्वल टू 1। उसी तरह x इक्वल टू a का ग्राफ क्या होगा? x में a की दूरी लेके y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। उसी तरह x इक्वल टू b, ये ग्राफ क्या हो गया? x इक्वल टू a, ये ग्राफ क्या हो गया? x इक्वल टू b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, इस ग्राफ को। यहाँ पर एक क्लोज फिगर बन रहा है। कौन सा क्लोज फिगर है बताओ? देखो, ऊपर से तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जा रहा है, खड़ी लाइन में x इक्वल टू a का ग्राफ जा रहा है, दूसरी x इक्वल टू b का ग्राफ जा रहा है, तीसरा एक x एक्सिस हो गया। तो चार बाउंड्री से जो एरिया बन रहा है वो कौन सा बनना बताइए? वो बनना है ये। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी है, ये जो वैल्यू आएगी डेफिनेट इंटीग्रल की, वो इस एरिया के बराबर आती है। इसका मतलब एक एरिया है। ठीक है, और एरिया किससे बाउंडेड है? इट इज द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। कौन कौन से चार बाउंड्रीज हैं? एक y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा x इक्वल टू ए, तीसरा x इक्वल टू बी, चौथा x एक्सिस। तो अब इसका मतलब समझ गए? मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू डी। इसका मतलब क्या हुआ? उसी तरह से यूज करिए। एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का ग्राफ, एक्स इक्वल टू सी का मतलब यहाँ पर ए की जगह हम सी ले लेते हैं और यहाँ पर हम डी ले लेते हैं। तो दैट मीन्स द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी एंड अबव x एक्सिस। तो देखो, मैं आप कितना समझ पाए हैं? फिर पूछ रहा हूँ मैं। ठीक, जैसे आपका फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मैं x डी एक्स निकाल रहा हूँ फ्रॉम 2 से 3 या 2 से 4। तो इसका मतलब हुआ, अब जानते हो y इक्वल टू एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं हम? यूँ खींचते हैं, ये होता है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ओके। ये तो हो गया एफ एक्स का ग्राफ। 2 से 3, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2।
और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो y x इक्वल टू 2 को ये ग्राफ आ गया, x इक्वल टू 4 का ग्राफ ये आ गया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? उस बाउंडेड रीजन के एरिया के बराबर आएगी जो y इक्वल टू एक्स के नीचे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और एबव x एक्सिस के द्वारा बाउंडेड रीजन के एरिया के बराबर इसकी वैल्यू आएगी। दैट्स वन। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, बहरहाल छोड़िए अभी।